जैसा हम आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ये कोर्स है BEGC, जिसका उन्वान है ब्रिटिश लिटरेचर, जिसका टाइटल है ब्रिटिश लिटरेचर। आज हम ब्लॉक 3 जिसका उन्वान है जॉर्ज बर्नर्ड शाह आर्म्स एंड द मैन पे नजर दोहराएंगे। और इसमें हमारे ब्लॉक 3 में 2 यूनिट्स हैं। एक तो यूनिट 3 है जिसमें हम आर्म्स एंड द मैन की समरी करेंगे, उसके साथ साथ हम इसका एनालिसिस भी करेंगे। और जो हमारे पास यूनिट 4 है, इसमें हम मेन थीम्स करेंगे इस, और क्या क्या मेन इश्यूज कंसर्न जॉर्ज बर्नर्ड शाह इस प्ले में हमारे सामने ला रहा है। तो जहाँ तक जो अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करेंगे तो हमारा जो थोड़ा सा रह गया था, जॉर्ज बर्नर्ड शाह की लाइफ के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हम आपको अभी तक आपको ये इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि जो जॉर्ज बर्नर्ड शाह है जिसने ये प्ले लिखा है आर्म्स एंड द मैन, वो एक ड्रामेटिस्ट थे। उन्होंने नॉवल में भी कुछ कोशिश की थी नॉवलिस्ट बनने की, बट उतनी सक्सेस नहीं मिली उसको, बिकम while becoming a novelist. But as far as drama is concerned, he is being considered one of the great dramatists of English language. In fact, he himself upheld this फैक्ट, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। उसने एक प्ले लिखा है, शॉर्ट प्ले है शेक्स वर्सेस शाह, यानी कि उसमें वो अपने आप को कंपेयर करता है विलियम शेक्सपियर के साथ। कंपेयर ही नहीं, वो अपने आप को उसमें थोड़ा सा दिखाता है कि एज इफ ही इज बेटर देन विलियम शेक्सपियर इन सेवरल रेस्पेक्ट्स। बट उसका वो मानना नहीं है एक्चुअली। ही जब 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 भी विलियम शेक्सपियर की बात आती है और फिर जॉर्ज बर्नर्ड शाह की बात हम करें, जॉर्ज बर्नर्ड शाह यानी कि उस पे इन्फ्लुएंस था विलियम शेक्सपियर का, और ही ऑलवेज रेस्पेक्टेड शेक्सपियर विद फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। He himself is of the opinion that Shakespeare was a genius mind, a great dramatist ever born in English literature. लेकिन जो वो प्ले है उस पे मूवी भी बनी है शेक्स वर्सेस शाह, उसमें एक्चुअली वो एक यानी कि एक तर्ज के हिसाब से अपने आप को सुपीरियर समझता है, कंपेयर करता है अपने आप को विलियम शेक्सपियर के साथ। तो इस पे मूवी भी बनी है शेक्स वर्सेस शाह। यू कुड वॉच इट, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन several social networking sites, but more particularly on YouTube. तो उसके साथ साथ जॉर्ज बर्नर्ड शाह की लाइफ की जब हम बात करते हैं तो हमने आपको ये बात भी कही आपको कि जॉर्ज बर्नर्ड शाह ने जब प्लेज लिखे थे, उसके जो प्लेज में आप एक मैसेज देखते हो, उसकी उसने प्लेज जो लिखे हैं वहां एक पर्पस के साथ उन्होंने वो अपने प्लेज लिखे थे, एक मैसेज वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। उसने बहुत सारे इश्यूज अपने प्लेज में सामने लाए हैं, और उन प्लेज के जरिए वो ऑडियंस तक, लोगों तक एक कहीं ना कहीं उसकी वो एक मैसेज होती है जो एक रीडर की जिम्मेदारी होती है, एक ऑडियंस की जरूरत होती है। क्योंकि हम यहाँ पे प्ले की बात करते हैं, हम ड्रामा की बात करते हैं, तो ड्रामा इज मेनली एनेक्टेड ऑन अ स्टेज, इट इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन अ स्टेज। फॉर अ प्ले यू हैव टू हैव प्लेयर्स, एक्टर्स, एंड मे बी जैसे प्लेयर जैसे प्रोटैगनिस्ट होते हैं, हीरोइन होती है, विलन होते हैं आपको प्ले में। तो जब जॉर्ज बर्नर्ड शाह के प्लेज आप थिएटर्स में देखने जाते हो या इवन यू रीड देम, तो उस वहां पे एक ना एक मैसेज आपको जरूर मिलती है जॉर्ज बर्नर्ड शाह की तरफ से। तो उसके साथ साथ जब हम जॉर्ज बर्नर्ड शाह की लाइफ का मुआयना करते हैं, एक्चुअली उसको एक नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। तो यू कुड इमेजिन योरसेल्फ कि जॉर्ज बर्नर्ड शाह he won the Nobel Prize for Literature way back in 1925. तो it shows कि जॉर्ज बर्नर्ड शाह was a man of worth. He had all such traits which a great dramatist requires. तो जब हम जॉर्ज बर्नर्ड शाह के प्लेज की बात करते हैं, एक्चुअली जो उसने अर्लियर प्लेज लिखे थे, पहले प्लेज लिखे थे, लेट मी रिमाइंड यू ऑफ जब हम जॉर्ज बर्नर्ड शाह की भी बात करते हैं तो आपको ये याद रखना कि जॉर्ज बर्नर्ड शाह ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, बहुत ज्यादा प्लेज। इवन इट्स बीइंग सेड ही रोट मोर देन 50 प्लेज। When it comes to William Shakespeare, Shakespeare wrote not more than 37 plays,
or even at 38 plays. But George Bernard Shaw was a versatile writer. तो उसने खाली plays नहीं लिखे थे. When we compare these two writers, William Shakespeare and जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, vis-a-vis कि किसने कितने प्लेज लिखे हैं, किसने किसकी क्या मैसेज थी प्लेज में. अदरवाइज व्हेन यू रीड लिटरेचर, जब आप कंपेयर करना स्टार्ट करते हो राइटर्स को, तो it's a bit harsh because you cannot compare the two writers, one who was living, some 500 years ago, and the one who is living right now, or who was living in 1920s or 30s. वहाँ तब की सोसाइटी अलग थी, तब के मसाइल अलग थे. ये हम खाली शेक्सपियर और जॉर्ज बर्नर्ड शॉ की बात नहीं कर रहे हैं. ये है, अगर आप लिटरेचर का मुआयना करते हो, तो जैसे कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं, तो कंपैरेटिव स्टडी में आप कंपेयर करते हो कि जहाँ कहीं कहीं पे आपको सिमिलैरिटीज दिखती हैं, कहीं पे डिससिमिलैरिटीज दिखती है. तो बट इन द एंड यू कांट से दिस वन इज बेटर देन दैट वन. You can't say Shakespeare was better than George Bernard Shaw or vice versa. तो but these two writers are, I mean, ये अब इनकी अपनी एक वकार दोनों रखते हैं. तो इन्होंने बहुत इश्यूज को अपने प्लेज में लाया है हमारे सामने. जब हम जॉर्ज बर्नर्ड शॉ की बात करते हैं, पर्टिकुलरली दिस आर्म्स एंड द मैन, and George Bernard Shaw actually he wrote this play regarding this war. जब भी वॉर की बात आती है, we will come to this in a while from now. तो पहले हम जॉर्ज बर्नर्ड शॉ की थोड़ी सी लाइफ के बारे में, कुछ पॉइंट्स रह गए थे लास्ट लेक्चर में, तो हम उन्हीं इश्यूज को थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे. तो लेटर ऑन वी विल टेक दिस, जो हमारा आज का जो टॉपिक है आर्म्स एंड द मैन, इसकी हम समरी को पढ़ेंगे, और जो मेन थीम्स हैं, मेन इश्यूज हैं इस प्ले में जॉर्ज बर्नर्ड शॉ हमारे सामने लाता है, तो उन पे भी हम नजर दोहराएंगे और उनको हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. कि अगर हम अभी आपसे बात कर रहे थे कि जॉर्ज बर्नर्ड शॉ रोट प्लेस फॉर लाइफ सेक, तो कहीं ना कहीं पे वहां पे तो कोई मैसेज वो देके गया है. तो it's the reader's job, it is the reader's responsibility to find out what the dramatist wants to convey to his readers. Doesn't matter whether we are going to talk about Arms and the Man or any other play written by George Bernard Shaw. As I said just a while back, just a while ago, George Bernard Shaw was a versatile writer. He wrote a number of plays. His famous plays are like, Man and Superman, Candida, The Dark Lady of Sonnets, Saint John, जैसे बहुत सारे उसने प्लेज लिखे हैं. तो जब उसने अर्लियर प्लेज की जब हम बात करते हैं, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ जब थोड़े उसके जो अर्लियर प्लेज हैं, उसने खुद अपने कुछ प्लेज जो स्पेशली व्हेन व्हिच ही रोट ड्यूरिंग द अर्लियर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, तो ही एक्चुअली उसने दो कैटेगरीज में अपने प्लेज को रखा है. स्पेशली उसकी जो पहली 3 प्लेज थे, उनको उसने टर्म ही खुद दी थी कि उन्होंने बोला था प्लेज अनप्लेजेंट. यानी कि स्पेशली इन दिस कैटेगरी, आपने जब भी आप लिटरेचर का मुआयना करते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, चाहे आप नॉवल पढ़ रहे हो, शायरी पढ़ रहे हो, या शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हो, या ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हो, तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लुक एट द टाइटल ऑफ एनी वर्क. पहले टाइटल की तरफ आपको ध्यान देना होगा. पहले थोड़ी सी अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो कि व्हाट इज दिस टाइटल अबाउट, क्योंकि टाइटल में ही सब कुछ छुपा होता है. सो रिमेंबर दिस कि जो टाइटल होता है, कोई भी वर्क लीजिए, उसी के रिलेटेड उसमें जो भी मैसेज होती है या कुछ भी वो राइटर कहना चाहता है, सो इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट अ टाइटल इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट. तो जब हम जॉर्ज बर्नर्ड शॉ की पहली उसके जो प्लेज थे, उनको उन्होंने नाम दिया था यानी कि उनको हम अनप्लेजेंट प्लेज कहते हैं. जॉर्ज बर्नर्ड शॉ हिमसेल्फ कॉल्ड देम प्लेज अनप्लेजेंट. तो इसमें आपको 3 प्लेज जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के आते हैं. जैसे एक प्ले है विडोवर्स हाउसेस. ये एक प्ले है, आई मीन परहैप्स इट वाज हिज फर्स्ट प्ले जॉर्ज बर्नर्ड शॉ रोट, विडोवर्स हाउसेस. उसके बाद उसका एक और प्ले है द प्लंडरर, एंड लेटर ऑन ही रोट मिसेस वारन्स प्रोफेशन.
ये 3 प्ले हैं, these are the earlier plays of George Bernard Shaw. In these 3 plays are being categorized, you know जैसे प्लेस अनप्लेजेंट की कैटेगरी में। इन 3 प्लेस को जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने खुद एक टाइटल दिया है, प्लेस अनप्लेजेंट, और उसके साथ साथ प्लेस प्लेजेंट भी उसने दूसरी कैटेगरीज में कुछ अपने प्लेस को रखा है। यानी कि व्हेन यू टॉक अबाउट दिस प्लेस अनप्लेजेंट, दिस इज द कैटेगरी जॉर्ज बर्नर्ड शॉ हिमसेल्फ डिस्क्राइब्ड फॉर हिज अर्लियर प्लेस। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज दिस प्लेस अनप्लेजेंट। तो जब अभी हम बात कर रहे थे टाइटल पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। प्लेस अनप्लेजेंट, प्लेस ऑब्वियसली ड्रामा, अभी हम ड्रामा की बात करें, as we informed George Bernard Shaw was a dramatist, and we are here confining ourselves to Ormuz and the Man। तो उसने प्लेस अनप्लेजेंट, यानी कि ये वो प्लेस है, जैसे 3 प्लेस का नाम हमने आपके सामने लिया है, जैसे अभी विडोवर्स हाउसेस, Mrs. Warren's Profession, and the other one is The Philanderer। These 3 plays are being called plays unpleasant। अब ये जब आप जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के प्लेस पढ़ते हो तो उसमें आपको एक कैटेगरी मिलती है प्लेस अनप्लेजेंट। अब ये प्लेस अनप्लेजेंट क्या है, ये चीज क्या है, क्यों जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने खुद इनको नाम दिया है इन 3 प्लेस को प्लेस अनप्लेजेंट। बिकॉज जब हम प्लेस अनप्लेजेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो एटमॉस्फेयर मिलता है, जो आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं, जो आपका प्लॉट आपको देखने को मिलता है, या जो भी थीम्स आपको पढ़ने को मिलते हैं या देखने को मिलते हैं, जब हम प्लेस की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी वॉच दीज प्लेस इन अ थिएटर। तो जब भी आप प्लेयर्स को देखते हो, प्रोटोगनिस्ट्स को देखते हो, हीरोइन को देखते हो, विलन को देखते हो, तो प्लेस अनप्लेजेंट में जो ये प्लेस है, यहाँ पे आपको एक सोम्बर, एक डार्क एटमॉस्फेयर मिलता है। These plays are, where you find, where you don't find romanticism, fun, entertainment, love। एक्चुअली ये प्लेस होते हैं प्लेस अनप्लेजेंट। यहाँ पे आप कैरेक्टर्स को देखते हो, वो they are very much dejected, they are desolated souls, they are not happy with their lives, यानी कि they are hardly managing their daily affairs of their own life, they are indulging in various unethical issues। जैसे प्लेस अनप्लेजेंट की बात कर रहे हैं हम, तो अब आपने ये याद रखना है, जब प्लेस अनप्लेजेंट की बात करते हैं, ये यहाँ पे आपको प्लेजर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम सिंपल तरीके में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के जो 3 प्लेस हैं, जैसे अभी हम बोल चुके हैं आपको, विडो वर्सेस हाउस, द फिलेंडरर और मिसेस वैरन's प्रोफेशन, ये 3 पहले वाले प्लेस हैं जिनको जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने खुद टाइटल दिया था प्लेस अनप्लेजेंट। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने प्लेस अनप्लेजेंट इन प्लेस को क्यों कहा है। बिकॉज एज आई सेड जस्ट व्हाइल अगो के यहाँ पे आपको यू फाइंड डार्क एटमॉस्फेयर इन दीज प्लेस, you find characters always indulging in those affairs of those affairs which are जैसे वो आप कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी तरफ इंसान जाना नहीं चाहता है। लेकिन फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट दिस मिसेस वैरन's प्रोफेशन। मैं आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देता हूँ, फिर हम दूसरी वाली कैटेगरी पे आते हैं जिनको प्लेस प्लेजेंट का नाम कैटेगरी के में हम कुछ प्लेस को रखते हैं, और उसी प्ले आर्म्स एंड में इसी प्लेस प्लेजेंट की कैटेगरी में आता है। तो पहले हम आपको प्लेस अनप्लेजेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जॉर्ज बर्नर्ड शॉ है उन्होंने इन प्लेस को ये नाम क्यों दिया है। फॉर इंस्टेंस मिसेस वैरन's प्रोफेशन, ये जो ये प्ले है, यू विल हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग रिगार्डिंग दीज प्लेस अनप्लेजेंट। दीज प्लेस एक्चुअली डिपिक्ट सोसाइटल प्रॉब्लम्स, सोसाइटल प्रॉब्लम्स, जो समाज में आप कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हो। फॉर इंस्टेंस जॉर्ज बर्नर्ड शॉ 1880-90 की दहाई में लिख रहा था, तो तब की प्रॉब्लम्स, सोसाइटल इश्यूज उसने अपने प्लेस में हाईलाइट किए हैं। उसने पॉवर्टी की बात की है, उसने जैसे मिसेस वैरन's प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं, इस प्ले का जब हम मुआयना करते हैं, तो इस प्ले में एक्चुअली आप क्या देखते हो, एक्चुअली
यहाँ पे आप इट्स अ मेटाफर, जिस मिसेस वेरेनस प्रोफेशन, ये जो एक कैरेक्टर होती है, शी मैनेजेस हर लाइफ थ्रू प्रोस्टिट्यूशन। दिस ये जो ये मिसेस वेरेनस प्रोफेशन है, एक्चुअली इट इज अ मेटाफर फॉर यानी कि प्रोस्टिट्यूटेड सोसाइटी, यानी कि एक जो प्रोस्टिट्यूट इसमें होती है मिसेस वेरन। तो एक्चुअली इसमें इस प्ले में, रिमेंबर दीज आर प्लेस अनप्लेजेंट, हम आपको अभी बोल चुके हैं कि प्लेस अनप्लेजेंट पे कौन कौन से इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको बहुत सारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखने को मिलती है। And when you see, I mean, darker side of your life, you won't find any character indulging in entertainment. You know, he or she is not going to provide you what you call, you know, this sort of peace, tranquility. He or she must not be contented with his or her own life. तो प्लेस अनप्लेजेंट, मिसेस वेरेन्स प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं, एक्चुअली इसका प्रोफेशन क्या होता है, हम आपको भी आपके साथ ही बात कर रहे थे कि जॉर्ज बर्नर्ड शॉ रोट प्लेस विद अ पर्पस। He wanted to send some message to his readers through his plays. This is a trait of a great writer. He is not able to communicate with his readers. He is not having that power of a politician so that he could give a fairy speech. He could speak in a parliament or somewhere else where people are gathered. अब राइटर के पास उसके पास पेन होता है और वो अपने पेन के जरिए अपनी मैसेज पहुंचाता है रीडर्स तक, ऑडियंस तक। तो मिसेस वेरेनस प्रोफेशन में एक्चुअली जॉर्ज बर्नर्ड शॉ जो मैसेज पहुंचाना चाहता है सोसाइटी में, एक्चुअली ही हाइलाइट्स इन दिस प्ले के प्रोस्टिट्यूशन की प्रॉब्लम हुआ करती थी 1890s 1900 की, जब हम दहाई की बात करते हैं इंग्लैंड में। और एक्चुअली इसमें बड़े इंटरेस्टिंगली जॉर्ज बर्नर्ड शॉ हमें दिखा रहे हैं why people are indulging in these matters, these unethical practices। एक्चुअली वो किसी चीज की तरफ हमें धकेल रहा है, किसी चीज की तरफ हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। फॉर इंस्टेंस, ही इज ऑफ द ओपिनियन, हैड मिसेस वेरन नॉट बीन पुअर, if she would not have suffered through this, she would not have been this destitute। अगर उसमें वो लग्जूरियस लाइफ गुजारती, अगर उसके पास पैसे होते, देयर वाज अ रीजन, देयर वाज कि वो इस प्रोफेशन की तरफ शायद नहीं जाती। तो वही मैसेज की बात आती है। तो प्लेस अनप्लेजेंट, आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जाम्स की बात करोगे जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि प्लेस अनप्लेजेंट, प्लेस प्लेजेंट, ये किस राइटर के साथ हम इस इन टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, या इवन जब हम एमसीक्यूज की बात करते हैं, यू कुड बी आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन who was the writer who described his plays, yeah, who distinguished his plays into plays pleasant and plays unpleasant category। तो यहाँ पे आप याद रखो कि ये जॉर्ज बर्नर्ड शॉ की बात आती है। तो उसके बाद उसने प्लेस प्लेजेंट, जो विडोवर्स हाउसेस, मिसेस वेरेन्स प्रोफेशन और द फिलंडरर, इसके बाद जो जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने प्लेस लिखे थे, मोर पर्टिकुलरली 4 प्लेस, उन अब शायद जॉर्ज बर्नर्ड शॉ तंग आ गया था। उसने सोचा था शायद कि दिस इज आवर ओन परसेप्शन, दिस इज आवर ओन argument, our own interpretation। You are having lessons, you could interpret any piece of work from your own perspective, and this is the beauty of literature। This is where literature differs from other branches of knowledge। बिकॉज अगर आप साइंस की बात करोगे, वहां पे आप एक्सपेरिमेंटली, अगर फॉर इंस्टेंस किसी भी साइंटिफिक फॉर्मूला को उठाओ, किसी भी अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रूव्ड साइंटिफिकली, जब तक ना आपको सभी चीजें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करोगे, तब तक आप उस एक्सपेरिमेंट को एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं मानोगे। तो जैसे साइंस, इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। अगर 5 जितने भी साइंटिस्ट्स आप ले लीजिए, अगर जो भी वो फॉर्मूलाज देते हैं, अगर आप कोई किसी को भी लग रहा है कि ये प्रूव नहीं कर पा रहा है बंदा, तो इट वुड बी से इट्स देन इजीली आपके पास ये फिर आप पॉइंट आता है कि यू वुड से नो दिस एक्सपेरिमेंट हैज नॉट बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली। सो लेकिन जब हम
कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी ब्रांच की भी नॉलेज ले लो, अगर आप फॉर इंस्टेंस हिस्ट्री की बात कर लोगे, या हिस्ट्री के साथ आपने देख लिया है, सब लोगों ने कुछ इवेंट्स देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, एवरीबडी एग्रीज विद दोज इवेंट्स, विद दोज फैक्ट्स, यू कांट उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं करते। ऑल्दो हिस्ट्री इज बीइंग रीरिटन, वो दैट्स अ वो तो है, बट ये अगर फॉर इंस्टेंस this is a fact that Britishers came here, or they came here in India and they ruled here for maybe 150 years, और उसके बाद उनको यहाँ से जाना पड़ा when India got freedom way back in 1947 with the help of so many great leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Abdul Kalam Azad. There were so many people involved in this struggle. So, but this is history. You can't question these facts. तो कहने का मतलब यह है, इवन किसी की भी आप बात करो, सोशियोलॉजिकल कोई कॉन्सेप्ट ले लो, या इवन अगर आप लैंग्वेज की बात करोगे, अनलेस एंड अनटिल अगर आपको कहीं पे कुछ वेरिएशन नहीं दिखेगी तो आप उसके साथ एग्री नहीं करोगे। लेकिन लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, लिटरेचर इज above these matters. Literature is, you could, अगर ये it appeals to individually. अगर कोई बंदा, शायद अगर आप किसी राइटर की पोएम पढ़ लोगे, आपको अपने हिसाब से अपील करेंगे वो पोएम जो हो। लेट्स टॉक अबाउट मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। अगर आप मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की बात करोगे, या इवन जॉन इलिया की बात करोगे, a poet who is being loved, respected, this generation of ours very much. तो जब आप जॉन इलिया, कतील शिफाई, या परवीन शाकिर, साहिर लुधियानवी, या इवन अगर हम लेजेंडरी पोइट्स की बात करेंगे, इकबाल, गालिब, या इवन किसी अंग्रेजी पोइट की बात करोगे, तो वो हर एक पोइट अगर आपको पोइम पढ़ने के लिए दी जाएगी तो आप शायद अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करोगे। आप मे बी अगर हम गालिब की एक वर्स आपके सामने रखेंगे तो आप उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, हम अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। एंड दिस इज वेयर, as I said, literature differs from other branches of knowledge. It appeals each and every individual individually. ये कि जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो हर एक बंदे को अपने तरीके से यानी कि अपील करता है। अगर हम मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की वो मेरे ज़हन में एक वर्स याद आ रही है, वो फॉर इंस्टेंस लिख रहे हैं कहीं पे, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। आप इस वर्स को, you have this license, you could interpret this verse from your own perspective, you could give your own interpretation to this verse, but when you are going to ask me or someone else, हम अपनी अपनी interpretations देखेंगे, हम अपनी interpretations वहां पे देंगे, आप भी दोगे। तो it is in that context कि literature यानी कि एक different subject है, as जब when you compare this literature with other branches of knowledge, and perhaps this is the beauty of literature कि ये हर एक बंदे को अपील करता है। This is the beauty of literature, that it is appealing each and every individual, doesn't matter किस सोसाइटी में वो बंदा रह रहा है। Perhaps if you are going to talk about science, physics, chemistry, linguistics, sociology, maybe they could appeal to one particular class of people, they could appeal to one category of people। जब आप लिटरेचर की बात करते हो, लिटरेचर में आप ये देखते हो कि लिटरेचर में आप सब लोगों की कहानियां देखते हो। अगर एक बंदा शॉपकीपर है, शायद वो भी अगर वो कभी कभार गजल सुनता है, वो भी अपने आप को उसके साथ रिलेट करता है, या जब वो किसी की कहानी सुनता है, उसको कोई कहानी सुनाता है, ये इस बंदे ने कहा है, फॉर इंस्टेंस गालिब की ये शायरी है, अल्लामा इकबाल ने ये कहा है, he's getting influenced, he feels yes, this man is appealing, he's just asking these questions to me। क्योंकि हर एक बंद, यही एक लिटरेचर की खूबी है कि it is not appealing to one particular class of society। literature is meant for all people, even किसी भी शोबे, किसी भी तबके की आप बात कर लो तो वहां पे आपको ये चीजें मिलेंगी।
तो जब हम जॉर्ज बर्नर्ड शाह की बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस जॉर्ज बर्नर्ड शाह की अभी हम बात कर रहे थे, ही हाईलाइटेड दिस प्रॉब्लम ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन हिज प्ले मिसेस वारेनस प्रोफेशन। और ये खाली एक प्रॉब्लम है, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में हो रही है उनको उसने उजागर किया, हमारे सामने वो प्रॉब्लम्स उन्होंने लाई हैं। तो फिर हम प्लेस प्लेजेंट की जब हम बात करते हैं, प्लेस प्लेजेंट पे इसके चार प्लेस आते हैं। Arms and the Man, the play about which we are going to talk in a while from now, ये plays pleasant की कैटेगरी में आता है, because we have not discussed plays unpleasant, यानी कि unpleasant plays जिनको हम बोलते हैं। You could say simply unpleasant place and pleasant place, but when you talk specifically what George Bernard Shaw described in his plays, then you will have to use these terms: place unpleasant, place pleasant. But when we demystify these two terms, we could say uh, pleasant place and unpleasant place. आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि unpleasant कैटेगरी में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। और जब हम प्लेस प्लेजेंट की बात करते हैं, प्लेजेंट प्लेस की बात करते हैं, इन वाले प्लेस में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। इन प्लेस में आपको एंटरटेनमेंट मिलती है, इनमें आपको फन देखने को मिलता है, इनमें आपको रोमांस देखने को मिलता है, इनमें आपको कैरेक्टर्स जैसे वो दे आर कॉट इन दिस वर्ल्ड ऑफ लव, इसमें आप कैरेक्टर्स को देखते हो वो वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में रहते हैं। इसमें भी एक मैसेज होती है, इसमें भी आप देखते हो कि एक राइटर जो होता है, वैसे जैसे अनप्लेजेंट प्लेस में मैसेज देना चाहता है एक राइटर, वैसे ही आप प्लेजेंट प्लेस में भी देखते हो। लेकिन यहाँ पे जो टोन होता है एक राइटर का, वो यानी कि वो ट्रेजिक करेक्टर आपको उसमें, यानी कि वो ट्रेजिडी नहीं आपको देखने को मिलती है, उसमें आपको वो सॉम्बर टोन नहीं मिलता है, उसमें आपको शायद करेक्टर्स डिजेक्टेड नहीं मिलेंगे, उसमें आपको जो प्रोटोगनिस्ट्स होते हैं वो आपको गमजदा अफसरदा बड़े गमगीन की दुनिया में जो रहते हैं, वो वाले शायद करेक्टर्स आप यहाँ पे नहीं देखोगे। ये जो ये करेक्टर्स होते हैं जो गमजदा होते हैं, जो परेशान होते हैं, जो अपनी लाइफ पे अफसोस करते हैं, वो शायद करेक्टर्स आपको अनप्लेजेंट प्लेस में मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम प्लेजेंट प्लेस की बात करते हैं, यहाँ पे आपको करेक्टर्स वैसे मिलेंगे who are happy, who are living a life, who are living their life merrily, who are always finding themselves, on the moon. They are, they always, talk about this love, romance, affection, expressing their own love for family members. तो यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा माहौल मिलता है। यानी कि अगर हम फिर आर्म्स एंड द मैन की बात करेंगे, ये प्ले है, अभी हम अब हम आर्म्स एंड द मैन की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये प्लेस है प्लेजेंट प्लेस में चार प्लेस आपके आते हैं जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के। एक है आर्म्स एंड द मैन, दूसरा है कैंडिडा, तीसरा है द मैन ऑफ डेस्टिनी, और जो चौथा प्ले इस कैटेगरी में जो आता है, यू नेवर कैन टेल। ये जो चार प्लेस है ये आपको प्लेजेंट प्लेस में आते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर feeling very low in your life, if you are frustrated, if you are anxious, going through this bad patch of your bad phase of your life, then read these four plays. At least they are going to relieve you from this burdensome life. They are going to provide you some sort of entertainment. जैसे हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारी मूवीज जो मिलती हैं देखने में, जैसे कभी कभार आप तंग आते हो कि अब बहुत कुछ देखा है, जब आप मूवीज की बात करते हो तो फिर आप लास्ट में कहते हो कि अब मैं कुछ ऐसा देखना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे को कैरेक्टर जो है वो मेरे को वो जो हंसी मजाक में देखना चाहता हूँ, फन जहाँ पे हो, जहाँ पे एंटरटेन आप करोगे, जहाँ पे आप अपनी जो वो अफसरदा जिंदगी होती है, जो अगर आप गमगीन होते हो, आप उस वाली दुनिया से कुछ देर के लिए बाहर आना चाहते हो, then you just want to, agar for instance if you are, god forbid, if you are going through you know this phase of trials and tribulations, so then what you want, you want just you need somebody who is going to
relieve you from these issues which are hurting you, which are distressing you, तो which are making you dejected, you know, very sad. तो उसके लिए फिर आप एक बंदे को जो फिर आपको एंटरटेन करवाएगा, जो आपको जोक सुनाएगा, तो जब भी आप फिर वो जोक सुनते हो आप अपने आप को बड़ा रिलीव्ड महसूस करते हो। तो अगर आप उस वाले फेज में हो, खुदा ना करे, तो आपके लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ये प्लेस काफी है। जैसे आपके लिए कभी कभार वो कपिल शर्मा शो आता है, आपको हंसाने के लिए आप बहुत ज्यादा हंसी मजाक उसमें देखते हो, यू फॉरगेट एवरीथिंग, डजंट मैटर हाउ आपकी लाइफ में क्या जा रहा है, बट वंस यू ओपन योर दिस टेलीविजन सेट एंड यू वॉच दिस कपिल शर्मा शो, you forget all your worries, your problems, your melodies. तो वैसे ही आर्म्स एंड द मैन अब प्लेजेंट कैटेगरी में आता है, प्लेजेंट प्लेस की कैटेगरी में आता है। तो जब हम आर्म्स एंड द मैन की बात करते हैं, एक्चुअली इस प्ले को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, नाउ यू रिमेंबर दिस कि आर्म्स एंड द मैन ये प्लेजेंट प्लेस की कैटेगरी में आता है। प्लेजेंट कैटेगरी, नाउ यू नो प्लेजेंट प्लेस किनको हम बोलते हैं। लेट मी you know let me tell you once more कि जो प्लेजेंट प्लेस होते हैं, यहाँ पे आपको ऐसे अनोखे किस्से देखने को मिलते हैं जहाँ से आप फन एंटरटेनमेंट हासिल करते हो। तो यहाँ पे आप बड़े वो जो गमगीन लाइफ होती है, वो शायद आपको वो उदासी की जो जिंदगी होती है, वो इश्यू शायद आपको इन वाले प्लेस में देखने को नहीं मिलेंगे। दैट इज व्हाई आई सेड, for if you want to relieve yourself from anxieties and problems, then read these 4 plays of George Bernard Shaw, Arms and the Man। हम इसकी बात करते हैं। एक्चुअली जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये प्ले जो लिखा है 26 नवंबर 1893 से लेके 30 मार्च 1894, यानी कि इसके दरमियान लिखा गया है इस प्ले को। और जब इसको पहली मर्तबा यानी कि इस परफॉर्म किया गया, बिकॉज यू नो जब हम प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस को एनेक्ट, इसको थिएटर में परफॉर्म करना होता है। जैसे आजकल आपके पास बेस्ट फॉर्म में क्या है, मूवीज है। जैसे मूवीज के लिए आप देखते हो कि जो हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन्स होते हैं, या बाकी जो कैरेक्टर्स साथ में होते हैं, वो पहले शूट करते हैं, फिर वो एक मूवी को तैयार करते हैं, फिर वो सेटिंग चूज करते हैं, फिर वो डायलॉग फॉर्म देखते हैं, डायलॉग क्या है, हीरोइन को क्या बोलना है, हीरो को क्या बोलना है, हीरो को कैसे सिचुएशन को फेस करना है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट इज द रोल ऑफ अ विलन, उसका क्या काम है। तो उसको यानी कि टाइम पकमी, यानी कि वो जो प्ले जो होता है, जो मूवी होती है, उसको पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे जैसे वो हम कहते हैं कि इश्यूज आते हैं, या टाइम भी बहुत लगता है। तो वैसे ही एक ड्रामेटिस्ट भी होता है, इसको भी टाइम लगता है लिखने में, इसको भी प्लॉट तैयार करने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो इस प्ले को पहली मर्तबा जब परफॉर्म किया गया था 1894 में, इस प्ले को परफॉर्म किया गया था, 21 अप्रैल का दिन था। और इस प्ले को फिर पब्लिश किया गया था 1898। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि कभी कभार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आर्म्स एंड द मैन पहली जो परफॉर्मेंस थी ये कब परफॉर्म किया गया था, वो तो है 1894, बट परफॉर्मेंस और पब्लिकेशन में फर्क है। For instance, you are a director, you just want to write a movie। अब ये है कि आपने स्क्रिप्ट तैयार किया, now you have given your role to the all the जो भी आपका टीम होता है, उसके बाद आप प्ले को यानी कि मूवी को आप फिर थिएटर में लाते हो। जैसे कि हाल ही में आपके पास मूवी जवान आई शाहरुख खान की, या बहुत सारी मूवीज आती हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर अब उन्हीं मूवीज को फिर रिटन फॉर्म में लाएंगे, तो फिर शायद जो मूवीज लिखी गई है, फिर उसके बाद अब जो ड्रामेटिस्ट होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो चाहता है कि पहले मैं इसको थिएटर में लाऊं और उसके बाद मैं इसको पब्लिश करूं बुक की फॉर्म में। तो आर्म्स एंड द मैन की जब हम बात करते हैं, तो इसको 1898 में पब्लिश किया गया था इस प्ले को। तो नाउ यू वुड रिमेंबर these are two important facts about Arms and the Man। One is this कि
Arms and the Man, it's a pleasant play of George Bernard Shaw, and it was published in 1898. अब प्लेजेंट प्लेस की बात करते हैं तो अब थोड़ा सा हम इसका मुआयना करते हैं इस प्ले का, आर्म्स एंड द मैन का। तो ये जो ये प्ले है, एक्चुअली ये प्ले लिखा गया है क्योंकि आपके पास एक स्टोरी होती है। जब आप कुछ लिखते हो आपके पास एक बैकग्राउंड होता है। unless and until you haven't seen, experienced, और यू या कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके साथ हुई है या होने वाली है, फिर एक आपके माइंड में एक इंसिडेंट होता है, एक स्टोरी होती है जिसकी बुनियाद पर फिर आप लिखते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी भी पोइट की बात कर लोगे, पहले उसके पास एक स्टोरी होती है, उसके पास एक किस्सा होता है, उसके पास एक कहानी होती है। ड्रामेटिस्ट की बात कर लो या नॉवेलिस्ट की बात कर लो, तो आपके पास पहले प्लॉट होना जरूरी है, स्टोरी आपके पास जरूरी होनी चाहिए। उसके बाद आप उसको पब्लिश कर सकते हो, और उस स्टोरी को अच्छी फॉर्म में लाने के लिए आपके पास यू हैव टू हैव दिस पावर ऑफ इमेजिनेशन। Remember this fact, unless and until you are having this power of imagination, rather supreme power of imagination, you can't produce works of what you call substantial character. Unless and until you are having a comprehensive soul, you may not produce works of universal significance. तो जब हम शेक्सपियर की बात करते हैं तो what actually makes Shakespeare a great dramatist? What makes, I mean, dramatist like George Bernard Shaw great artist? तो इवन किसी की भी बात कर लोगे तो वो यही है कि ये इनके पास कुछ ऐसी इमेजिनेशन थी, इनके पास वो कॉम्प्रहेंसिव सोल था, इनमें वो क्षमता थी, वो ताकत इनमें थी कि ये इमेजिन कर सकते थे उन इश्यूज को, यानी कि कभी बैक जाना, कभी आगे आने वाले इश्यूज के बारे में सोचना, जैसे या जो भी आपके साथ हो रहा है, फिर उनको अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करना, फिर उनको रिटन फॉर्म में लाना। चाहे आप किसी भी राइटर की बात कर लोगे, डजंट मैटर कि वो किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है, किस लैंग्वेज से वो बिलोंग करता है। For instance, if you are going to talk about Russian language, you are having writers like Tolstoy. So if you are going to talk about Urdu language, you are having poets like Ghalib and Iqbal. If you are going to talk about Indian English literature, you are having a poet and a giant poet like Rabindranath Tagore. Or even if you are going to talk about female poets of Indian literature, you are having Kamala Das. तो या आप अंग्रेजी दुनिया की बात कर लोगे, यू आर हैविंग नंबर ऑफ ग्रेट राइटर्स। तो किसी भी राइटर की बात कर लो, आप वॉल्ट विटमैन की बात कर लो, रॉबर्ट फॉस्ट की बात कर लो, यानी कि इनमें क्या चीज, जैसे फॉर इंस्टेंस रॉबर्ट फॉस्ट राइट समवेयर द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, just to concentrate on these lines, just try to see, I mean, his power of imagination, his his having this comprehensive soul की जब हम बात करते हैं, his level of understanding। आपने वो जब जैसे वो लिख रहा है, the woods are lovely dark and deep but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। height देखो imagination की, I mean, this is a wonderful verse। Actually, it's related to all of us। what I mean, एक ही वर्स है। For instance, एक स्टेंजा मैंने आपके सामने रखा है। In fact, this is not a whole stanza। In fact, कुछ लाइन्स मैंने उस स्टेंजा से ली है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। अगर आप परेशानियों के हाल से गुजर रहे हो, you are feeling very low in your life, you have आप कुछ पाना चाहते हो लाइफ में, you are not successful anymore, you feel कि अब you are not no you are no more now worthy of doing anything। तो these couple of lines are enough for you to वैसे वो
आप में वो क्षमता वापस लाने के लिए, आपको होप देने के लिए, आप में वो, आपको वो दिखाने के, एक राइटर का यही काम होता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम इस वर्ष की बात करेंगे, रॉबर्ट फास्ट की इस वर्ष की बात करेंगे, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये वही वर्ष है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर, उसने ये वर्ष लिखी थी, लिख के रखी थी एक पर्चे पे। एंड देन व्हाट ही नॉर्मली, वो क्या करते थे, वो इस वर्ष ये जो ये यही खाली 4 लाइन्स, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Actually, these are the lines which are written by रॉबर्ट फास्ट, वेल नोन अमेरिकन पोइट। लेकिन इस वर्ष से आप जब आप अपने आप को लो फील करते हो, आपको उम्मीद की जो किरणें हैं वो नजर नहीं आ रही है, आप बड़े डिप्रेस्ड स्टेट में हो, आप कुछ चीजों को पाना चाहते हो, वो आप उसमें सक्सेस नहीं पा रहे हो, आपको कामयाबी नहीं मिल रहे, देन ऑब्वियसली इट्स, आप इस वर्ष से आपको लग रहा है कि नहीं, रॉबर्ट फॉस्ट एक्चुअली क्या बोल रहा है इस वर्ष में हमें, वो यही बोल रहा है कि यू विल हैव टू, आपने हमेशा स्ट्राइव करना है, आपने अपने आप पे बिलीफ रखना है कि यू विल डू समथिंग, देयर वुड कम अ बेटर डे फॉर यू। फॉर इंस्टेंस अगर आप बड़े बैड फेजेस ऑफ लाइफ से जा रहे हो, यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ बिलीव अ डे विल कम, जो आपको किसी और पोजीशन में धकेल सकता है, जो या जो आप चाहते हो। So actually, what was the need for Pandit Jawaharlal Nehru keeping this verse in front of his prime minister, in front of his office table? जब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो तब उस ये वर्स है वो अपने टेबल पे रखा करते थे। एंड लेटर ऑन व्हेन पंडित नेहरू वाज आस्क्ड, आई मीन आप क्यों रख रहे हो अपने पास, ये वर्स क्यों आपके टेबल पे पड़ी रहती है? Then obviously Pandit Nehru said that Robert Frost is a good, is a very good poet. एक्चुअली ये जो ये वर्स हैं ये मेरे को हमेशा, अगर मैं थोड़ा सा लो फील करता हूँ, अगर मैं, क्योंकि ऑब्वियसली पंडित नेहरू वाज एक्चुअली हेडिंग द कंट्री, वो तो एक प्राइम मिनिस्टर थे, कंट्री को चलाना, फिर बहुत सारी इश्यूज के साथ डील करना, तो फिर वो सोच रहे थे कि कभी कभार सोच रहा था मैं, कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आती थी जब मैं लो अपने आप को फील कर रहा था, जब मैं मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा था, तो फिर मेरे को इसी टेबल, इसी वर्स पे नजर पड़ती थी, तो फिर मैं अपने आप को होप देता था, नो आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस थिंग नाउ इन अ डिफरेंट वे। तो ये जो ये वर्स है, तो यही एक राइटर की एक और ग्रेट क्वालिटी होती है, एक ही वर्स में आपको राइटर सदियों की कहानी बता सकता है, यानी कि एक ही वर्ष में आपको राइटर एक मैनकाइंड की दास्तान बता सकता है। फॉर इंस्टेंस हियर आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ वर्स व्हिच वाज रिटन बाय मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक, ही राइट्स समवेयर, हो उम्र खज़र तो हो मालूम वक्त मुर्ग। दिस वेरी, आई मीन इट्स very unique verse, and it's I mean actually in this verse you, यानी कि इसमें आप ह्यूमन विशेस की, ह्यूमन डिजायर्स की बात करता है। एंड दिस, पहले मैं आपके सामने वर्स रखता हूँ, पूरी वर्स रखता हूँ। ही सेज, हो उम्र खजर तो हो मालूम वक्त मर्ग, हम यहाँ क्या रहे अभी आए अभी चले। तो एक्चुअली इस वर्स में मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक क्या फरमा रहे हैं, क्या हम अपने रीडर्स से कौन सी बात वो कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं हो उम्र खजर। दिस इज एक्चुअली ही इज डिपिक्टिंग, डिस्क्राइबिंग the human wishes, the unending human wishes, यानी कि endless human desires. Man is, I mean he's greedy, he always wants to have, he always wants more and more. उसको कुछ कितना भी आप दे दो, he would say no, I'm not satisfied. किसी भी शोबे की बात कर लो, किसी भी बंदे की बात कर लो, आप एक शॉपकीपर की बात कर लो, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर लो, आप किसी साइंटिस्ट की बात कर लो, किसी भी बंदे की बात कर लो, एक मजदूर की बात कर लो, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। क्यों? ये ह्यूमन, यही इसी वर्ष में मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक लिख रहे हैं, हो उम्र खजर
तो हो मालूम वक्त मरद. Muhammad Ibrahim Zouk, he wrote this verse in a humorous way, but it's a wonderful verse. Ho Umr Khazr, actually here Muhammad Ibrahim Zouk is actually depicting like there is in Islam there is this saying that Prophet Khazr, he's a he's a man of wisdom, man of knowledge. I mean, he guides those who are wayward, who are not on the path of righteousness, who are not following religious laws religiously. Then it's being said he's the one who he guides those people who are not who are not pious, who are not, I mean, who are impious, who are living their life in an unholy manner. तो अब क्या लिख रहे हैं, and it is being said he is ageless. When you talk about this हजरत खजर, जो इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट है हजरत खजर का अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो ये कहा, ये तो वी ऑल नो दैट एक बिलीफ है इस्लाम में कि हजरत खजर जो है ये तब से लेके अभी तक इस दुनिया में है और तब तक रहेंगे, until this doomsday come. तो यानी कि यहाँ पे आपको लग रहा है कि ही इज एजलेस. तो अब मोहम्मद इब्राहिम जो क्या लिख रहे हैं, हो उम्र खजर, he is now depicting each and every individual here. Doesn't matter वो किस फेथ से बिलोंग करता है, किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है, किस कंट्री का बंदा है, किस धर्म से वो बिलोंग करता है. नो, ही इज एक्चुअली टेलिंग, यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट देता है. यही एक राइटर की ग्रेट क्वालिटी होती है. ही इज नॉट एक्चुअली here describing the life of Muslims only. No, ये आप अपने आप से भी खुद ये क्वेश्चन कर सकते हो, सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो क्या ये बात सच है. He is writing हो उम्र खजर तो हो मालूम वक्त मरद. For instance, if you are being said, अगर हम इंटरप्रेट करेंगे to demystify this verse, to make this verse easier, so that you could comprehend it, understand in a better way. तो बात ऐसी है कि आपसे पूछा जा रहा है, मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक का मानना है कि if a man is being told you will be given 300 years of life, let's assume in this fashion, in this manner. If a man is being asked, doesn't matter man or woman, if a man is being asked, oh, we will give you 100 or 200 years of life. जब उसने वो 190-95 साल की जिंदगी गुजारी होगी, now he will be asked, now you are having 2 more years in your life, then you will be taken away from this planet. तो फिर ये सोचना पड़ेगा. अब नाउ पहले तो इसको कहा गया था 200-300-400 साल की जिंदगी आपको दी जाएगी. then he was very happy, very much satisfied. तो फिर अब क्या है, अब जो ही उसका टाइम अब हो आ रहा है यहाँ से जाने का. फॉर इंस्टेंस अगर हम ऐसे बात करेंगे, उसको 300 साल की जिंदगी का बोला गया था, तो अब 299 साल इसने गुजारे, बड़े अच्छे तरीके से गुजारे, लग्जूरियस वे में गुजारे. जो भी इसकी जिंदगी की तमन्नाएं थी वो उसकी सब की सब पूरी हो गई है. नाउ अब 299th ईयर इसका हो गया, अब कुछ महीने इसके बच रहे हैं. नाउ ही इज बीइंग आस्क्ड, जैसे अभी लिख रहे हैं, इसी में लिख रहे हैं मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक, हो उम्र खजर तो हो मालूम वक्त मरद. अब इसको बोला जा रहा है, नाउ it is the time for your departure. Now you will have to now book your flight, for the other world now. So you won't live here now anymore. तो फिर क्या लिखते हैं वो, that's very interesting. फिर वो लिख रहे हैं, वो बंदा क्या बोलेगा, हम यहाँ क्या रहे, अभी आए अभी चले. And Sam man who was given 300 years of life, after living those 300 years, बड़े लग्जूरियस वे में उसने वो गुजारे थे 300 साल, और उसके बाद अब उसको बोला जा रहा है कि अब हमने उठाना है आपको इस दुनिया से. वो तब भी बोलेगा, हम यहाँ क्या रहे, अभी आए अभी चले. मैंने 300 साल, I don't know how did I live them. मैंने 300 साल गुजारे. वो ऐसे क्वेश्चन फिर बाद में, या 900 साल 800 साल गुजारे यहाँ पे. यानी कि ये है ह्यूमन डिजायर्स, अनएंडिंग ह्यूमन विशेस. तो ये एक राइटर की क्वालिटी होती है. आर्म्स एंड द मैन की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक्चुअली क्योंकि एक राइटर का पर्पस होता है लिखने का,
आर्म्स एंड द मैन में जॉर्ज बर्नर्ड शॉ क्या लिखता है, इसकी क्या मैसेज होती है? इसकी मैसेज इसमें ये है कि ये चाहता है कि एक्चुअली इन दिस प्ले यू सी एंटी वॉर मैसेज. George Bernard Shaw was against war. He never, favored there should be a war between two countries, between two continents. No, that is why he chose interestingly this Serbo-Bulgarian war. We all know, if you are a student of history, you know there was this war between Serbia and Bulgaria way back in 1885. Although that war lasted for I think 14 or 15 days, 14 days perhaps, because that war was fought between Serbia and Bulgaria. Actually it was Serbia which initiated this war, exactly on 14th November 1885, and on 28th November 1885 there was this ceasefire between the two countries. Although there were वहां पे बहुत कुछ उन 14 दिनों में देखने को मिला, तो लेकिन उसके बाद एक पैक्ट हो गया, सीज फायर हो गया, और उसकी पीस ट्रीटी हो गई इन दो मुल्कों के दरमियान. तो अब वॉर, वी ऑल नो, वॉर ब्रिंग्स नथिंग एक्सेप्ट डिस्ट्रक्शन. Human lives are lost in wars. I mean, there is this economic disaster when there is this war. The best example, if we are going to take contemporary example in vis-a-vis this, जब हम इसकी बात करते हैं वॉर की, रशिया एंड जैसे यूक्रेन की बात कर रहे हैं अभी कुछ देर पहले, कुछ महीने पहले, इवन देयर इज दिस, अभी भी कुछ उनके दरमियान अभी भी वो इशू थम नहीं गया है. लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो ये वॉर है, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ वाज ऑफ द ओपिनियन, वॉर ब्रिंग्स नथिंग, इट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन लाइव्स आर लॉस्ट. और जब भी वॉर की तरफ कंट्री जाती है, देयर यू वुड ऑलवेज फाइंड अ कंट्री गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस. तो इकोनॉमिक क्राइसिस, दैट इज द वर्स्ट हिट अ कंट्री कुड एफर्ट. एंड यू आर हैविंग द बेस्ट एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तान. आई मीन, वो किन हालात से जा रहे हैं, दैट इट्स इन फ्रंट ऑफ अस. देयर इज ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस. Petrol has now gone there. I mean, above 300. Let's talk about let's talk about India. I mean, here the petrol is just 102 rupees liter. वहाँ 300 से ऊपर के पेट्रोल आपको 1 लीटर मिलेगा. डॉलर तो बहुत वहाँ से, यानी कि लोग, आई मीन, पीपल आर फेड अप विद दोस, जो वहाँ पे चल रहा है. लेकिन वॉर की तरफ से क्या होता है कि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस होती है. वहाँ पे लोग मजबूर हो रहे हैं अब दूसरी कंट्रीज के लिए जाने के लिए, because they just, we are here, I mean, on this planet we want to live our life fully, I mean, in the best possible manner. तो आर्म्स एंड द मैन में मैसेज यही है जॉर्ज बर्नर्ड शॉ की, कि वार से कुछ नहीं मिलता है. वार से आपको तबाही मिलती है, वार से इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होते हैं, वार से बहुत सारे लोगों की जान जाती है. जैसे अगर आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करोगे, 17 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू व्हाट? आई मीन, वर्ल्ड वॉर. आई मीन, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करो, बहुत सारे लोगों की जान उसमें गई. तो इसमें जो आर्म्स एंड द मैन में जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब बल्गेरिया और सर्बिया के दरमियान ये वॉर लड़ी जाती है, तो एक्चुअली इसमें जो इस प्ले में आपको जॉर्ज बर्नर्ड शॉ दिखाता है कि जो सर्बिया है, सर्बिया का एक आर्मी ऑफिसर होता है, उसका नाम कैप्टन ब्लंचली होता है, ये सर्बिया की तरफ से होता है. तो इसको जो वॉर जो चलती है बल्गेरिया और सर्बिया के दरमियान, और जो सर्बिया, एक्चुअली इन दिस वॉर सर्बिया वाज डिफीटेड, डिसाइसिवली डिफीटेड. तो फिर इसमें आपको इंटरेस्टिंगली, क्योंकि हम प्लेजेंट प्लेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब हम इस प्ले की, बलंचली की बात करते हैं, ये किन के खिलाफ लड़ रहा था? बल्गेरिया के खिलाफ लड़ रहा था. ये सर्बिया की तरफ से था. लेकिन फिर इंटरेस्टिंगली ये भागते भागते बल्गेरिया में पहुंच जाता है, बिकॉज ये बल्गेरिया पे अटैक करते हैं, लेकिन बल्गेरिया की तरफ से इनको बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलता है, जो उनकी मिलिट्री होती है, उनके फोर्सेस होते हैं. तो उसके बाद
ये भाग जाता है, नाउ ही वांट्स टू टेक अ रिफ्यूज। तो उसके बाद ये एक घर में घुस जाता है, बिकॉज ही इज इन बल्गेरिया नाउ। Bulgaria is not his native town. Actually, he's fighting against the Bulgarians. But fact of the matter is, Bulgarians have, unleashed terror on these Serbian people, military. तो फिर ये अपने लाइफ को बचाने के लिए एक बल्गेरिया में छुप जाता है, एक घर में घुस जाता है। उस घर ये एक रूम में घुस जाता है, और वहां पे एक हीरोइन इस प्ले की होती है जिसका नाम रैना होता है। ये रैना के रूम में घुस जाता है, और फिर रैना इज गेटिंग, आई मीन शी इज टेरिफाइड, आई मीन ये उसको बोलता है कि देखो, आपने अपने घर वालों को कुछ नहीं बोलना है। इफ यू टोल्ड देम कि देयर इज अ सर्बियन मिलिट्री मैन हियर इन आवर हाउस, आई वुड किल यू, आई वुड शूट यू। सो वो डर जाती है। तो फिर लेटर ऑन क्या होता है कि अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो रैना होती है वो अपनी मम्मी के साथ बात करती है। उसकी मम्मी का नाम कैथरीन है। तो वो अपनी मम्मी को बोलती है कि ये जो एक सर्बिया से बल्गेरिया में एक बंदा आया है, ये मिलिट्री मैन है, तो ये छुपना चाहता है आपने, क्योंकि वहां पे बल्गेरियन फौज आती है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं वहां पे। वो वहां पे सीज लगाते हैं कि कोई बंदा वहां से नहीं आया है, यहाँ सर्बिया का कोई फोर्स यहाँ तो घर में तो नहीं घुस गए वो। फिर वो घर की तलाशी लेते हैं, तो लेकिन इसको बर बचाते हैं, राइना एंड कैथरीन, इसको वो बचाते हैं। तो फिर जब राइना इसके साथ बात करती है तो वो शी इज गेटिंग शॉक्ड, शी इज सरप्राइज्ड, अ सोल्जर लाइक कैप्टन ब्लंचली, when she inquires from this gentleman कि why are you fighting, उसका वहां से रिस्पॉन्स होता है कुछ डिफरेंट सा रिस्पॉन्स होता है। फिर जब रैना इससे पूछती है कि यू आर हैविंग दिस ammunition, she is getting shocked when she hears from this Captain Bluntschli that I carry these, I carry these pistols, etc., etc., but I don't carry it. I don't, these ammunitions are empty. Interestingly, George Bernard ने इस कैरेक्टर को कैसे क्रिएट किया है? Instead of creating live ammunitions, he is having chocolates in his pocket. यानी कि जो ammunition इसके पास होता है, इसके पास जितनी भी जंग की सामान होती है, ये जंग के सामान के बजाय चॉकलेट्स अपने साथ रखता था, चॉकलेट्स खाया करता था। इसको फिर इसी प्ले की वजह से चॉकलेट सोल्जर की टर्म फिर निकली थी, उसको इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, चॉकलेट सोल्जर। इसको चॉकलेट सोल्जर के नाम से भी इस प्ले को जाना जाता है। कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि चॉकलेट सोल्जर का कॉन्सेप्ट किसमें दिया गया है। तो डियर लर्नर्स, थोड़ा सा कुछ इसमें रह गया है, वी वुड टॉक अबाउट दैट दोज इश्यूज during the next lecture. Let's meet during the next lecture. Till then, take very good care of yourself.